वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर से स्वागत है। तो मेरे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए अब आपके सामने हाजिर है फिजिक्स का मॉडल पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि हम आपको कैसे समझा रहे हैं और आपको कैसे समझ में आ रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप पढ़ते तो बहुत जगह हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से आपको जहाँ बेहतर समझ में आए, ठीक है, वहाँ आपको पढ़ना चाहिए और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं, उसमें से आपको कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है। इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, फिजिक्स कक्षा 12 मॉडल 2022 मॉडल पेपर के संभावित प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम आपको महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि अब आपको एसकेएम स्टडी, ठीक है, एसकेएम स्टडी पर पढ़ाई कराई जा रही है। वहाँ पे आपको 95 प्लस की तैयारी कराई जा रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अपने भविष्य के बेहतर बनाने के लिए तो वहाँ पे आपको जुड़ना ही चाहिए, एक बार तो जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको जो 12th है सिर्फ जीवन में एक ही बार होता है। तो आपको एक बार वहाँ पे जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको 95 प्लस अगर पाना है तो वहाँ से आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सकती है। तो अगर आपको अच्छे से नॉलेज लेना है और आपको समझना है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वहाँ से जुड़ना है और बेहतर से बेहतर अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे और साथ ही साथ शेयर कर देंगे। शेयर करके क्या करेंगे, भौकाल मचा देंगे, सभी जगह शेयर करेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे, सब जगह शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे। और यह बात नहीं है, आपको जितनी वीडियो है सभी को आप शेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1000 लाइक, ठीक है, 1000 लाइक देना है। और आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई के लिए हमने आपको कई बार बताया कि आप कंटिन्यूअस पढ़िए, आपको लगातार पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें प्रश्न की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी प्रश्न हम लाए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा ही हैं इनकी, तो इसलिए हम इन प्रश्नों को आपके सामने ला रहे हैं। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है कि आप तो पढ़ तो सभी चीज़ ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन से हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी समझ आपको ऊपर डेवलप करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, बना करके दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने बुक में देखना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर के कोण को क्या कहते हैं। तो जो चुंबकीय आम्योत्तर होता है और जो भौगोलिक आम्योत्तर होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक भौगोलिक आम्योत्तर होता है, एक चुंबकीय आम्योत्तर होता है, ठीक है। तो इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं, द्विपात कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए अगर आपको हम बता दें तो हमने आपको पहले भी इसकी परिभाषा बताई है कि चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, द्विपात कोण कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको हम बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। जो हमारे पुराने बच्चे होंगे वो जुड़े हो रहे होंगे तो उनको समझ में आया होगा कि हाँ सर जी सही कह रहे हैं, ये प्रश्न पहले करवा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रश्न हमने करवा रखा है, तो जल्दी से मेरे प्यारे जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। कोई अगर शुद्ध प्रेरकत्व है तो उसमें औसत शक्ति क्षय कितनी होती है, हाफ Li², 2Li², 1/4 Li² या 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखिए, अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा हाफ Li², ठीक है। तो इसकी औसत शक्ति क्या निकल कर आई, हाफ Li² निकल कर आई। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा और अपने आप को समझ भी पा रही होंगी कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, उसको भी हम आपको बताते हैं।
प्रिज्म से गुजरने पर, ठीक है, किसमें से, प्रिज्म में से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। यानी कि अगर हम प्रिज्म में किसी रंग को गुजार देते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा रंग होता है जिसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो वह कौन सा होता है, बैगनी रंग होता है। और इसमें तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सबसे अधिक निकल कर आता है। तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। अब आगे हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सारे प्रश्नों को यहाँ पे कराएंगे, कोई भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हैं चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और आपको अच्छी तरीके से अगर पढ़ना है तो इस SKM बैच से जुड़ना है। अगर आप जुड़ेंगे तभी बेहतर चीज़ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, बेल आइकन को भी दबा कर रखेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो को हम अपलोड करें आपके पास, ठीक है, आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई यहाँ पे करवाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे देखिए, अब आपका प्रश्न के चलते हैं। कौन सा प्रश्न है, परिवर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण के द्वारक का मान अधिक क्यों रखा जाता है। जो परिवर्ती दूरदर्शी होता है उसमें अगर आपके दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण के द्वारक, जो द्वारक होता है, का मान अधिक क्यों रखा जाता है। तो देखिए इसमें अगर उत्तर की बात करते हैं तो इसका उत्तर देखिए, परिवर्ती दूरदर्शी जो होता है हमारा मेरे प्यारे, परिवर्ती दूरदर्शी तथा परवलयाकार दर्पण के द्वारक मान अधिक इसलिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है हम आपको बताते हैं, कि जिससे प्रतिबिंब में गोलीय विपतन को दूर किया जा सके। जो गोलीय विपतन होता है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है, और आपको अगर समझ में आ जाए तो स्टूडेंट्स आपको एक बार लाइक कर देना है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक करके ही जाएंगे, ठीक है। देखिए, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे संबंध, यानी कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो वे स्रोत जो कला संबंध होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसे स्रोत जिनके बीच, यानी कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है। यानी कि जैसे हम कलांतर की बात करते हैं, जैसे φ2 - φ1 निकालते हैं, तो ये एक नियत ही मिले हमको, ठीक है। तो नियत मिलता है जहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, कलांतर हमारा नियत रहता है। जैसे अगर हम 4, 6, 8, ठीक है, ये चीज़ें हमारी दी हैं। अगर 8 में से हम 6 माइनस करते हैं तो 2 आता है, 6 में से 4 माइनस करते हैं 2 आता है। तो यहाँ पर प्रत्येक दशा में हमारा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यही चीज़ इसमें भी आपकी लागू होगी कि कलांतर क्या होगा, समय के साथ नियत रहेगा। कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। यानी कि अगर दो कला संबंध स्रोत हैं तो उससे हमें क्या होगा, अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है, मतलब वही चीज कि जो हमारा एक नियत ही हमारी जो रेखा होती है प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VIP प्रश्न है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जुड़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर प्रश्न अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप ठहरे रहेंगे तो अच्छी चीज़ें पाएंगे। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे, अगर आप बीच में ही वीडियो छोड़कर चले जाएंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का, तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है, क्यों, ठीक है। तो देखिए कम क्यों होता है, हमें आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है, E = mc² होता है। क्या होता है, E = mc² होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है mp + me, E = c² है। क्या है, mp + me = E/c² होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है आपका, ठीक है। तो ये होता है जहां पर देखिए ऊर्जा E = 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। E बराबर क्या होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि
जो कि क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है कि जो एमपी यानी कि एम प्रोटॉन का द्रव्यमान है प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है किसके बराबर होता है, ई अपान सी के स्क्वायर बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ ऊर्जा जो हमारी ई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बंधन ऊर्जा है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा लघुत्तरी प्रश्न है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए लघुत्तरी प्रश्न में क्या है कि 1.94 हेनरी, ठीक है 1.94 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफैरड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती स्रोत V बराबर 282 साइन 100t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल, वोल्टेज तथा वर्ग माध्य धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आगे बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा देखिए प्रेरक यानी कि जो हेनरी है, जो प्रेरक है हमारा, जो कुंडली है 1.94 हेनरी है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 10 × 10⁻6 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पर अगर इसको हम फैरड में बदलते हैं तो 10 × 10⁻6 फैरड में हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमारा कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड दिया है। तो माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 × 10⁻6 फैरड करते हैं। ठीक है, और एक प्रतिरोध दिया है। ठीक है, प्रतिरोध क्या दिया है, 25 ओम, 25 ओम प्रतिरोध दिया है। तो यहाँ पर देखिए V बराबर 282 साइन ओमेगा, जो हमारी सप्लाई है इतना ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए V बराबर 282 साइन ओमेगा टी, यानी कि अगर हम इसके मूल समीकरण की बात करेंगे तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। हम यहाँ तक तो आपको फिगर में समझा दिए कि एक ही में क्या लगे हैं, श्रेणी क्रम में क्या जुड़े हैं, हमारे प्रतिरोधक जुड़े हैं, प्रतिरोधक जुड़ा है, कैपेसिटर जुड़ा है, और प्रेरक जुड़ा है। ठीक है, कुंडली जुड़ी है, कैपेसिटर जुड़ा है और प्रतिरोध जुड़ा है, और इससे सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो इसमें हमें निकालना क्या था, देखिए श्रेणी क्रम में ये सब जुड़े थे, तो इसमें निकालना क्या था, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी थी, वर्ग माध्य मूल निकालना था, और वोल्टेज का वर्ग माध्य धारा निकालनी थी। ठीक है, तो देखिए इसमें निकालेंगे कैसे, V बराबर 282 साइन ओमेगा टी, यानी कि V बराबर 282 साइन 100t। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए की तुलना मानक समीकरण से करें, किसके मानक समीकरण से करेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करने पर, तो V0 बराबर कितना दिया है, 282, ओमेगा बराबर 100 सेकेंड इनवर्स, और प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L होता है। तो ओमेगा का मान हमें मालूम है 100, और यहाँ पर क्या है कि और यहाँ पर देखिए जो हमारा यल का मान दिया है कितना दिया, 1.94 दिया है। तो बराबर अगर निकालेंगे इसको कितना हो जाएगा, 194 ओम हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो प्रेरण प्रतिघात हमें निकल गया, अब धारती प्रतिघात निकालेंगे तो 1/ω/c होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूले याद कर लेने हैं, यानी कि हमें प्रेरण प्रतिघात निकालना होता है तो ω/L होता है, और धारती प्रतिघात निकालना होता है तो 1/ω/c होता है। तो यहाँ से 1/100 × 10 × 10⁻6 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, R का मान कितना दिया था, 25 दिया था। ठीक है, R बराबर 25 दिया था, और XL बराबर कितना दिया था, 194 दिया था। ठीक है, और जो हमारा XC है, XC हमने निकाला अभी 1000। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, तो R का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 194 × 1000 का होल स्क्वायर। यहाँ टोटल इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल हमें क्या मिलेगा, 6258 प्लस 86 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से टोटल हमें ये सॉल्व करने पर मिलेगा, देखिए ये हमें सॉल्व करने पर मिलेगा। आप लोग इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेंगे तो इसका सॉल्व करने में मेरे टोटल कितना मिलेगा, 806 ओम मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको इतना आंसर मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका कौन सा प्रश्न है। तो चलिए यहाँ बात करेंगे आपको अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए,
दो बल्ब यानी कि दो बल्ब है हमारे पास, एक 60 वाट 220 वोल्ट पे कार्य कर रहा है तथा एक 40 वाट 220 वोल्ट पे कार्य कर रहा है। 220 के माइनस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात की, जिसमें बल्ब की कुल शक्ति हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा एक फार्मूला आपको लगा देना है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। क्या है? 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/P बराबर 1/P1 का मान कितना दिया है, 60 दिया है, और P2 का मान 40 दिया है। ठीक है, तो 1/60 प्लस 1/40। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम 60 × 40 ले लेंगे और यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। सिंपल आपको जो भिन्न होता है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर 1/P बराबर इतना है तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। तो 40 + 60/60 × 40 यानी कि ऊपर हमारा चला जाएगा 60 × 40/100। इसका ऐड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर इस 0 से 0 कैंसिल, हमारा टोटल कितना बचा, 6 और 4 बचा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखिए, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन का श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऊर्जा दिया है हमारा। अब ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इस इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है। यानी कि कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना। चलिए इसको कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, दिया है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, 9वीं कक्षा में यानी कि यानवी कक्षा 9वीं नहीं, यानवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये हमें मालूम है। अब देखिए, जो H का मान दिया है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड दिया है। तो यानवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है, ठीक है, यानवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी हमारी, क्या होगी, E बराबर -13.6 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखिए, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी, जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, क्या है, हमें दिया है कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका मान हम रखेंगे। E का मान हमें मालूम है कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और देखिए, यहाँ से हमें क्या मालूम है, -13.6 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। तो देखिए, -13.6 यानी स्क्वायर बराबर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो n बराबर क्या मिलेगा, √4 मिलेगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, कितना आएगा, यानी कि देखिए 34 का मल्टीप्लाई 4 बार करते हैं तो हमें कितना मिलता है, कितना मिलेगा, 136 मिलेगा। यहाँ से देखिए इसे सॉल्व किए हैं, यानी कि n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 136/34। यानी कि देखिए यहाँ पे एक अंक भी दशमलव था, दोनों तरफ से हटा देंगे तो इसको देखिए अगर हम काटते हैं तो 4 आता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 आया हुआ है, √4 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका √4 से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं। बोर की प्रथम परिकल्पना से अगर देखते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन की n कक्षा में जो कोणीय संवेग होता है यानी h/2π होता है, जहां n बराबर क्या होता है, 2। n बराबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखिए हम कोणीय संवेग निकालेंगे। ठीक है, J = h/2π से। ठीक है, किससे, J = h/2π से हम क्या निकालेंगे, कोणीय संवेग निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 × 6.6
इंटू 10⁻34, ये h का मान है और n का मान 2 हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 2 है, यहाँ से 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू 3.14 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। आगे क्या बताएंगे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई वस्तु है वहां से जो पर्दा है उसका 75 मीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कितने फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। जो प्रतिबिंब होगा उसकी आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी है। देखिए मान लेते हैं, माना वस्तु से x सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस को रखने पर, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि वस्तु से कितनी दूरी पर, x सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस को रखने पर प्रतिबिंब की पर्दे पर बन जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब यानी कि जो वस्तु है, वस्तु को लेंस से अगर हम x दूरी पर रख देते हैं, देखिए जिस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर x दूरी पर वस्तु को हम रख देते हैं, तो पर्दे पर प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। यहाँ जो पर्दा है यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अतः लेंस की दूरी u बराबर -x सेंटीमीटर है। अगर हम लेंस से वस्तु की दूरी माने तो u बराबर कितने, -x सेंटीमीटर है। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर u की दूरी हम मानते हैं तो 75 - x होगी। कैसे, ठीक है। अगर हम देखिए प्रतिबिंब की दूरी लेंगे लेंस से, ठीक है, तो लेंस से अगर उससे दूरी लेंगे तो अगर हम x में माइनस करेंगे तभी तो हमारी यहाँ फोकस दूरी निकल कर आएगी। अब देखिए अगर v का मान निकालेंगे तो वस्तु से अगर यहाँ से हम v का मान निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अब देखिए अगर यहाँ से देखिए प्रतिबिंब की दूरी हमारी यहाँ बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, ये 75 - x होगी, ठीक है। काय होगी, टोटल हमारी कितनी है 75 है, टोटल हमारी कितनी है 75 है। अगर हम 75 में अगर इस x को माइनस कर देते तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी आएगी कि नहीं आएगी, ये हमारी v हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि हमारी टोटल यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 75 है, ठीक है। ये हमारा पर्दा है, ये हमारा वस्तु से पर्दा की दूरी कितना था 75 था, तो उसमें से हमें x को माइनस करना है, तो 75 - x करेंगे तो यहाँ की दूरी निकल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए लेंस से सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v - 1/u। अब देखिए f का मान अगर हम देखते हैं तो f का मान कितना होता है 12, यानी कि f का मान कितना दिया है 12 दिया है। 1/12 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v का मान हमने कितना निकाला 75 - x, और u का मान हमने कितना निकाला 1/- x निकाला, ठीक है। अब देखिए 1/12 बराबर x प्लस 75 - x इंटू x इंटू 75 - x, हमने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो 1/12 बराबर 75/x इंटू 75 - x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x 75 - x बराबर 12 इंटू 75। यहाँ पे सॉल्व करने पर 75 - x इसका बराबर 900। अब यहाँ पे इसको देखिए क्या करें, गुणनखंड करेंगे तो जो 60 का अगर 15 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 900 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 60 में हम 15 जोड़ते हैं तो कितना आता है 75 आता है। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड कर लेंगे, x² - 60x - 15x प्लस 900 बराबर 0। तो यहाँ पे x का कॉमन लेंगे तो x - 60 हो जाएगा, यहाँ पे -15 कॉमन लेंगे तो x - 60 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे टोटल क्या निकल कर आएगा, x - 15 x - 60 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा 15 आएगा, x मान 60 आएगा। तो अब देखिए इसमें क्या निकलता है कि अतः लेंस से 15 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पर्दे पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो m बराबर v/v से 15/4 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 होगा।
तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आपको बेहतर से बेहतर देने का हमने प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ आपको SKM स्टडी के ऐप पर भी जुड़ना है। वहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई दी जा रही, 95+ की तैयारी कराई जा रही। तो आपको अगर जीवन में 95+ पाना है, अगर आपने अपने मार्कशीट में 95+ जोड़ना है फिजिक्स के अंतर्गत, आपको उस कोर्स को ज्वाइन करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।